नमस्कार साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान ईओआरओ एग्जाम के लिए और राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009। राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 के अंतर्गत आज की हमारी जो क्लास है वो है अध्याय 2 और अध्याय 2 में क्लास चौथी, और उसमें हम धारा पढ़ेंगे, धारा 28 से 36। तो ये क्लास जो अध्याय 2 में चौथी है, तो अपन ये जान लेते हैं कि अध्याय 2 के अंतर्गत धारा 3 से लेकर 50 तक का प्रावधान है। अध्याय 2 में राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 से लेकर धारा 50 तक आती हैं। अब अध्याय 2 में ये आज की जो क्लास है ये चौथे नंबर की क्लास है। इसका मतलब 3 क्लास पहले हो चुकी हैं। तो 3 क्लास कहां तक हो चुकी हैं? धारा 3 से लेकर धारा 27 तक। तो ये जो क्लास 4 है ये धारा 28 से लेकर धारा 36 तक होगी। अभी तक हम कहां पहुंचेंगे? धारा 36 तक, और इसमें आती है धारा 3 से लेकर 50 तक। तो इसका मतलब चौथी के बाद एक 5वें नंबर की क्लास और आएगी जो कि धारा 37 से लेके धारा 50 तक होगी। इस प्रकार अध्याय 2 में 5 क्लास बनती हैं। राजस्थान नगरपालिका एक्ट 2009 में अध्याय 2 में 5 क्लास बनती हैं। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास नंबर 4 और धारा 28 से 36 तक कि इस एक्ट में धारा 28 से 36 तक क्या लिखा हुआ है, क्या प्रावधान है। चलिए देखिए। हाँ जी, धारा 28 निर्वाचन अपराध का प्रावधान। निर्वाचन अपराध से संबंधित धारा कौन सी है? धारा 28। अब सवाल एग्जामिनर दो प्रकार से पूछेगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत धारा 28 में क्या है? निर्वाचन अपराध का प्रावधान। सवाल को रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत निर्वाचन अपराध का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 28 के अंतर्गत। ठीक है, आगे देखो क्या है भाई निर्वाचन अपराध। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उपबंध प्रभावी होंगे। मतलब राजस्थान नगरीय निकायों के चुनावों में लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के उपबंध प्रभावी होंगे। वह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम जो कि अन्य प्रतिनिधियों के चुनाव से संबंधित है, वही अधिनियम, उसके जितने भी उपबंध हैं वो नगरीय निकायों के चुनाव में भी लागू होंगे। यदि कोई उम्मीदवार मिथ्या सूचना किससे संबंधित भाई? नॉमिनेशन फॉर्म जब वो अपना भर रहा है उस समय पे अगर वह कोई गलत सूचना प्रस्तुत कर रहा है, शपथ पत्र अपना दे रहा है, शपथ पत्र जब नॉमिनेशन भरा जाता है तो प्रत्येक उम्मीदवार अपना शपथ पत्र प्रस्तुत करता है, उसमें अगर वह मिथ्या सूचना दे रहा है। कथन मतलब अगर वह कोई स्टेटमेंट दे रहा है, अपने हस्ताक्षर के साथ दे रहा है, उसमें अगर वह कोई गलत सूचना दे रहा है, या किसी भी प्रकार की घोषणा के द्वारा नॉमिनेशन फॉर्म के साथ या शपथ पत्र के साथ या स्टेटमेंट या कथन के साथ या किसी भी प्रकार की घोषणा के द्वारा अगर कोई उम्मीदवार मिथ्या सूचना देता है तो फिर उसके साथ क्या होता है? तो वह 6 मास तक, ये क्वेश्चन का पॉइंट है, 6 मास तक के कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडनीय होगा। अब एग्जामिनर देखो सवाल क्या पूछता है आपके सामने। अगर नगरीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में कोई उम्मीदवार मिथ्या सूचना देता है तो उसको किस प्रकार के दंड का प्रावधान है? 6 मास तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। समझ गए? और ये प्रावधान कौन सी धारा के अंतर्गत है? ये प्रावधान धारा 28 के अंतर्गत है। ठीक है, धारा 29 का संबंध भ्रष्ट आचरण से है। नगरीय निकायों के निर्वाचन के संबंध में अगर कोई उम्मीदवार भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो उसको निरर्थित डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, कुछ समय तक के लिए कर दिया जाएगा। आगे अपन डिटेल पढ़ रहे हैं, लेकिन यहां पे सबसे पहले तो हेडिंग पे ही सवाल रखा हुआ है। भ्रष्ट आचरण से संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 29 में। अब एग्जामिनर देखो सवाल क्या पूछेगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 29 के अंतर्गत किस चीज का प्रावधान है? भ्रष्टाचरण का प्रावधान है। एक सवाल तो ये बन गया। अब सवाल रिवर्स फॉर्म में क्या बनेगा? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत अगर कोई उम्मीदवार भ्रष्ट आचरण का दोषी पाया जाता है तो उससे संबंधित प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 29 में है। तो एक तो हेडिंग पे ही चलेंगे तो सवाल, तो फिर आगे डिटेल देखिए। अब भ्रष्टाचरण में क्या क्या आता है? रिश्वत भ्रष्टाचरण में आती है।
एक तो रिश्वत भ्रष्टाचरण में और भ्रष्टाचरण धारा 29 में। अब रिश्वत किस किस प्रकार की हो सकती है? दुनिया में बहुत प्रकार की रिश्वत हो सकती हैं, आप सोच नहीं सकते उतने रिश्वत के प्रकार हैं। चाणक्य ने 2500 साल पहले कहा था कि अधिकारियों के गबन के 1000 तरीके होते हैं। ये तो 2500 साल पहले कही हुई बात है। तो देखिए रिश्वत में क्या क्या आता है। किसी व्यक्ति को परितोषण का उपहार, उपहार मतलब गिफ्ट देना किसी को, दान मतलब डोनेशन देना, डोनेशन, प्रस्थापना मतलब ऑफर देना, किसी भी प्रकार का ऑफर कि अगर आप ऐसा कार्य कर देते हो तो हम आपके लिए ये करेंगे, किसी भी प्रकार का ऑफर देना। अथवा वचन, वचन मतलब प्रोमिस, तो गिफ्ट देना, डोनेशन देना, ऑफर देना या प्रोमिस करना, इन सब का उद्देश्य अगर क्या है कि वो रिश्वत कहलाए, इन सब का उद्देश्य क्या हो सकता है? किसी व्यक्ति को चुनावों में खड़ा होने से रोकने, कि भाई ऐसा है कि तुम चुनाव में खड़े मत हो, अगर लग जाएगा यार ये आदमी खड़ा हो गया तो मेरे वोट कट जाएंगे, तो उस आदमी को गिफ्ट देना, डोनेशन देना, प्रोमिस करना, ऑफर करना, अगर तुम चुनाव में खड़े नहीं होते हो तो मैं तुम्हारे साथ ये फायदा कर दूंगा, ये चीज दे दूंगा, ये दे दूंगा। तो ये किस में आता है? ये भ्रष्ट आचरण में अंतर्गत आता है, और भ्रष्ट आचरण में ये रिश्वत का ही एक प्रकार है। ठीक है, तो खड़ा होने से रोकना, उम्मीदवारी वापस लेने के लिए कहना उसको, कि मान लो वो खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद आपको पता चला कि यार उसने तो फॉर्म ही भर दिया, तो भाई ऐसा है तुम अपना पर्चा वापस ले लो, बदले में हम आपके लिए ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। ये सब किस में काउंट होता है? रिश्वत में। तो ये तो उस व्यक्ति के तहत है जो खुद चुनाव में खड़ा हो रहा है। अब वोट डालने वाले भी तो होते हैं, उनके लिए भी क्या प्रावधान है देखो। वोटर को वोट देने से रोकना या वोटिंग से अलग होना, अलग रहने के लिए धन, इनाम, मनोरंजन आदि की व्यवस्था करना भी रिश्वत में काउंट होता है। भाई जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं उनकी भी व्यवस्था करना रिश्वत में आता है, और जो वोटर हैं उनको भी वोट देने से रोकना या उनको वोटिंग व्यवहार से अलग रहना, ये सब रिश्वत के प्रकार में आता है। तो ये भ्रष्टाचरण के अंतर्गत आता है। और सुनो क्या क्या आता है भ्रष्टाचरण में, रिश्वत में ही। असम्यक असर डालना, असम्यक असर, चुनाव पर असम्यक असर डालना, अनड्यू इन्फ्लुएंस। असम्यक असर क्या होता है? किसी उम्मीदवार या उसके एजेंट, या तो उम्मीदवार या उसके एजेंट या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से किया गया प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, चुनाव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप अगर कोई उम्मीदवार कर रहा है या उसका एजेंट कर रहा है या उसका कोई अन्य व्यक्ति या रिश्तेदार कर रहा है, तो ये जो हस्तक्षेप है ना चुनाव में, मतलब चुनाव को प्रभावित करने की जो प्रक्रिया है, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, वह भ्रष्टाचरण के अंतर्गत आती है धारा 29 में, और यह सवाल बनता है। ठीक है भाई, अब देखो हस्तक्षेप में क्या क्या आ रहा है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप किसको बोलते हैं? सामाजिक बहिष्कार की धमकी देना, ये सामान्यतः चुनावों में बड़े आराम से होता है। तुम हमारी जाति के हो, तुम हमारे समुदाय के हो, अगर तुम हमको वोट नहीं देंगे तो हम पूरी बरादरी से पृथक कर देंगे आपको। सामाजिक बहिष्कार की धमकी देना, यह भी चुनाव को प्रभावित करने की प्रक्रिया है कि नहीं है, और हस्तक्षेप के अंतर्गत आती है। ठीक है, वो भ्रष्टाचरण में आती है। देवी ए प्रसाद, देवी ए प्रसाद मतलब भगवान तुम्हारा बड़ा बुरा करेगा अगर तुम हमको वोट नहीं दोगे तो, या आध्यात्मिक परिनिंदा की धमकी देना। देवी ए प्रसाद, देवी मतलब दैवीय सत्ता का, ए प्रसाद का कोप भाजन होगा तुम्हारे ऊपर, या आध्यात्मिक परिनिंदा, अध्यात्म या धर्म या पारलौकिक सत्ताओं की परिनिंदा करना। इसको सरल भाषा में ऐसे समझ लो कि तुम मंदिर में खड़े होके कसम खा जाओ कि तुम हमारे लिए वोट दोगे, अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो भगवान तुम्हारा भला नहीं करेगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, तुमको नरक मिलेगा, तुम्हारे साथ ये हो जाएगा। इस तरीके से इन्फ्लुएंस करना किसी के मत को, ये किस में आता है? ये भ्रष्टाचरण के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई, लेकिन एक चीज भ्रष्टाचरण के अंतर्गत नहीं आती है धारा 29 में, वो क्या है वो देखिए। लोक नीति की घोषणा
और लोक कार्यवाही का वचन। लोक नीति और लोक कार्यवाही का वचन हस्तक्षेप नहीं माना जाएगा। ये क्वेश्चन का पॉइंट है, याद रखना। देखो, किसी मतदाता को प्रभावित करना, किसी उम्मीदवार को प्रभावित करना, उसकी उम्मीदवारी को वापस लेना, मतदाता को प्रभावित करना किसी भी प्रकार से, ये सब भ्रष्टाचरण है। हस्तक्षेप है, चाहे रिश्वत है, किसी भी तरीके से भ्रष्टाचरण है। लेकिन लोक कार्यवाही और लोक नीति ये हस्तक्षेप या भ्रष्टाचरण में नहीं आती हैं। तो लोक कार्यवाही या लोक नीति क्या होती है? लोक का मतलब होता है साधारण जनता को प्रभावित करने वाली नीति या सामान्य जनता को प्रभावित करने वाली नीति। लोक कार्यवाही का मतलब होता है ऐसा कोई कार्य या एक्शन जो सामान्य जनता के हित में लिया जाता है, वो भ्रष्टाचरण नहीं है। जैसे आप ऐसे समझें, अब नगर निगम नगरीय निकायों के चुनाव होने वाले हैं, तो उसमें कोई उम्मीदवार ये कहता है चुनावों से पहले कि अगर मुझे आप लोगों ने सेवा का मौका दिया, मतलब मुझको जिता दिया चुनाव में, तो आपके दोनों टाइम घरों में नल आएंगे, सफाई करने वाली गाड़ियां आपके घर में दो दो टाइम आएंगी, साफ सफाई बढ़िया लेवल की होगी, लाइटिंग वाइटिंग बढ़िया होगी, कॉलोनी में पार्कों की सफाई अच्छे से होगी। तो ये लोक नीति है। या इस प्रकार की नीति से प्रेरित होकर अगर वह कोई कार्य करता भी है तो ये लोक कार्यवाही है, ये भ्रष्ट आचरण के अंतर्गत नहीं आएगी। ये ध्यान रखना है वैसे अपन को, बाकी सारे काम भ्रष्टाचरण है। और सुनो क्या क्या चीजें भ्रष्टाचरण। किसी व्यक्ति के धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय या भाषा आदि के आधार पर मतदान को प्रभावित करना। धर्म के आधार पर मतदान को प्रभावित करना कि भाई तुम तो मेरे धर्म के हो यार, तुम तो मुझे वोट दो, फलाना जो दूसरा उम्मीदवार है वो तो उस धर्म का है, उसको वोट मत दो। तो धर्म के आधार पर आपने मतदान को प्रभावित किया। मूल वंश के आधार पर मतदान को प्रभावित किया कि हमारे और तुम्हारे बाबा तो एक ही गोत्र के आ रहे हैं पुराने टाइम से, तो तुम तो मुझे वोट दो, वो तो दूसरे गोत्र या दूसरी जाति या दूसरे धर्म का है, उसको मत दो। जाति के आधार पर प्रभावित करना कि तुम तो मेरी जाति के हो, आदमी को अपनी जात में ही वोट और बेटी अपनी जाति में ही देनी चाहिए। बड़े बड़े लच्छेदार भाषण होते हैं चुनावों के टाइम पे, कमाल की बात है। तो जाति के आधार पर मतदान व्यवहार को प्रभावित किया जा रहा है, यह भी भ्रष्टाचरण है। ऐसे ही समुदाय के आधार पर या भाषा के आधार पर, किसी भी आधार पर अगर मतदान को प्रभावित किया जा रहा है तो वो धारा 29 के तहत भ्रष्टाचरण के अंतर्गत आता है। और देखो, निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने हेतु धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करना। अब धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग कैसे? तुमने गीता पे कसम रख के हाथ रख के ये कहो कि मैं वोट तो मैं ही दूंगा। धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग किया, मतदान को प्रभावित किया। रामायण पे हाथ धर के कहो कि मैं तुम मेरे अलावा तुम किसी को वोट नहीं दोगे। मंदिर में खड़े होके कह दो कि तुम मेरे अलावा किसी को वोट नहीं दोगे। तो धार्मिक प्रतीकों का प्रयोग करके उसने मतदान को प्रभावित किया। अगर ऐसा होता है तो वो धारा 29 के तहत किस में आएगा? भ्रष्टाचरण में आएगा। ठीक है, सही। राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय प्रतीकों का प्रयोग करते हुए, जैसे राष्ट्रीय ध्वज, बहुत सारे राष्ट्रीय प्रतीक, इनका उपयोग या इनकी दुहाई देना, मैं राष्ट्र के लिए, मेरा रक्त का एक एक कतरा मेरे राष्ट्र के लिए है, और तिरंगा लपेट के चले जाए अपने शरीर पे, ठीक है। बड़े बड़े ढोंग धुआं होते हैं दुनिया भर के अंतर्गत के, मतलब अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रवादी नेचर का है तो उसको राष्ट्र को आगे रख के या राष्ट्रीय प्रतीकों को आगे रख के उसको इन्फ्लुएंस करना, प्रभावित करना उसको, और अपने लिए वोट मारना, ये भी भ्रष्टाचरण है। आप धार्मिक प्रतीक या राष्ट्रीय प्रतीक के नहीं का प्रयोग मतदान व्यवहार को प्रभावित करने के लिए नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो धारा 29 के तहत आप भ्रष्टाचरण के दोषी पाए जाएंगे। निर्वाचन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के लिए धर्म, मूलवंश, जाति, समुदाय, भाषा के आधार पर शत्रुता या घृणा की भावना फैलाना, ये अपन पढ़ चुके हैं। इनके आधार पर किसी दूसरे उम्मीदवार के लिए शत्रुता या घृणा की भावना फैलाना और अपने लिए वोटों का इंतजाम करना, ये सब भ्रष्टाचरण है। सती प्रथा का प्रचार और उसका गौरवान्वयन करना, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत, ये भी भ्रष्टाचरण के अंतर्गत है। भाई इसको समझ लो। राजस्थान में सबसे लास्ट या अंतिम रूप से जो सती प्रथा वाला जो कांड हुआ था वो 1987 में देवराला सीकर के अंतर्गत हुआ था। अब उसी समय पे सती प्रथा निवारण अधिनियम भी राजस्थान में बना, राजस्थान विधानसभा ने पारित किया, और जितने भी चुनाव हैं उनमें सती प्रथा निवारण अधिनियम के उपबंधों का पालन करना नियमों में है। अगर कोई उसका उल्लंघन कर रहा है तो ये भ्रष्टाचरण के अंतर्गत आता है, नगरीय निकायों में भी आता है।
किसी उम्मीदवार के लिए मिथ्या तथ्यों का प्रकाशन करना, किसी उम्मीदवार के लिए, समझ गए, मिथ्या तथ्यों का प्रकाशन करना भी भ्रष्टाचार में आएगा। जैसे मान लो कोई उम्मीदवार नगरीय निकाय के चुनावों में खड़ा हो रहा है, नगर निगम में या नगर परिषद में पार्षद के रूप में खड़ा हो रहा है, और उसके बारे में झूठे झूठे पर्चे छपवा दिए पूरी कॉलोनी, पूरे वार्ड के अंदर। ये वो व्यक्ति हैं जो भारत के 3 प्रधानमंत्रियों के बॉडीगार्ड रहे हैं। आतंकवादियों ने उस कैबिनेट मंत्री पे जब अटैक किया तो इन्होंने उस मंत्री को बचाने में उस गोली को अपने सीने पे खाया। 4 गोलियां इनके लगी थी, 1 गोली तभी भी अंदर ही है। मतलब इस प्रकार उसकी महिमा का मंडन करना और झूठे झूठे फैक्ट प्रसारित करना, जो काम उसने कभी किया ही नहीं है। ये वो व्यक्ति है जिसने अपने टाइम पे यूनिवर्सिटी को टॉप किया था। ये अवार्ड ये नेशनल लेवल पे ले चुका है, इंटरनेशनल लेवल पे ले चुका है। मतलब मतदाताओं को प्रभावित करना गया। जो उम्मीदवार आपके सामने आ रहा है वो बहुत दमदार उम्मीदवार है भाई, इसी को वोट दो, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तो ये क्या होती है, किसी उम्मीदवार के लिए मिथ्या तथ्यों का प्रकाशन करना। तो क्यों किया जा रहा है मिथ्या तथ्यों का प्रकाशन? वोटर्स के वोटों को इन्फ्लुएंस करने के लिए अपने पक्ष में। तो ये किस में आएगा? धारा 29 के अंतर्गत भ्रष्टाचरण में आएगा। निर्वाचकों के लिए मतदान केंद्र तक व्हीकल्स लगवाना, यह बहुत बड़ी बात है भाई, इसको समझ लो। हर चुनाव में जो उम्मीदवार होता है वो साधनों की व्यवस्था करता है कुछ वोटर्स के लिए मतदान केंद्र तक पहुंचने के लिए, और ये सामान्य प्रचलन में चल रहा है। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि नगर पालिका एक्ट 2009 के तहत भ्रष्टाचरण के अंतर्गत आ रहा है? जी हाँ। किसी नियम या आदेश के उपबंध के उल्लंघन में व्यय उपगत करना, इसका मतलब क्या है वो समझो। कोई नियम या कोई आदेश आया हुआ है कि नगरीय निकाय के इन चुनावों में ये उम्मीदवार, मतलब नगर निगम के या नगर परिषद के या नगर पालिका के, इतनी राशि से ज्यादा का खर्चा नहीं करेंगे, और आप उस नियम या आदेश की धज्जी उड़ाते हुए उससे ज्यादा राशि खर्च करते हो या ज्यादा व्यय करते हो, तो फिर यह भी भ्रष्टाचार है। निर्वाचन के समय निम्नलिखित व्यक्तियों की सहायता मत देने के अन्यथा लेकर मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डालना। इसका मतलब क्या है? ये नीचे एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कुछ पदाधिकारियों की या कुछ व्यक्तियों की, और इसका प्रावधान ये है कि चुनाव के समय इन लोगों की सहायता अगर आप मत डालने के अलावा अन्य काम में ले रहे हैं, दूसरे मतदाताओं के मतों को प्रभावित करने में ले रहे हैं, तो ये भ्रष्टाचार में आएगा। तो देखो कौन कौन से व्यक्ति हैं। किसी राजपत्रित अधिकारी, इसकी सहायता ले रहे हो आप, किस चीज में ले रहे हो? मत देने से अन्यथा। निर्वाचन के समय निम्नलिखित व्यक्तियों की सहायता लेकर मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डालना, मतलब मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हो आप निर्वाचन के समय इन व्यक्तियों की सहायता लेकर, ठीक है, तो वो भ्रष्टाचरण है। किसी राजपत्रित अधिकारी की सहायता लेकर मतदान पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हो आप, भ्रष्टाचरण। संघ के सशस्त्र बलों के सदस्य, मान लो पैरामिलिट्री फोर्सेज लगती हैं चुनावों के समय पे, सीआरपीएफ लगती है, सीआरपीएफ के जवानों से आपने दोस्ती कर ली, किसी उम्मीदवार ने या उसके एजेंट ने दोस्ती कर ली, और दूसरे विपक्षी उम्मीदवार या उसके मतदाताओं को प्रभावित कर रहा है, मतदान को प्रभावित कर रहा है सीआरपीएफ के सदस्यों से दोस्ती करके, तो ये भ्रष्टाचरण आ जाएगा। पुलिस बल के सदस्य की सहायता लेकर मतदान व्यवहार को प्रभावित करना भ्रष्टाचरण है। आबकारी अधिकारी, आबकारी अधिकारी वो होता है जो शराब या दारू को नियंत्रित करता है, और अगर उस आबकारी अधिकारी से ही किसी उम्मीदवार ने मित्रता कर ली कैसे भी करके, और दूसरे उम्मीदवार के मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है, तो ये भ्रष्टाचरण है। राजस्व अधिकारी जैसे पटवारी, पटवारी काफी लाभ और हानि कर सकते हैं लोगों के लिए, अगर इनकी सहायता लेकर मतदान को प्रभावित किया जा रहा है तो भ्रष्टाचरण। ऐसे ही निर्वाचन अभिकर्ता मतलब इलेक्शन एजेंट, मतदान अभिकर्ता पोलिंग एजेंट, गणन अभिकर्ता मतलब काउंटिंग एजेंट जो वोटों को गिनता है, इन सभी का मिसयूज करते हुए अगर मतदान को प्रभावित किया जा रहा है तो धारा 29 के तहत भ्रष्टाचरण में आता है। इस प्रकार अभी आपने देखा कि धारा 29 में बहुत सारी घटनाएं भ्रष्टाचरण के अंतर्गत आती हैं। तो एग्जामिनर ये पूछ सकता है कि कौन सी चीज भ्रष्टाचरण में आती है और कौन सी चीज नहीं आती है। तो एक लंबी लिस्ट है, इसको ढंग से याद करना। अब धारा 30 देखो, धारा 30 निर्वाचन संबंधी मामलों का सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर होना, सिविल न्यायालय की अधिकारिता से बाहर, इसका मतलब क्या है वो समझ लो। देखो निर्वाचन याचिका तो सिविल न्यायालय में जा सकती है जिला न्यायाधीश के समक्ष,
निर्वाचन याचिका को छोड़कर नगरीय निकायों में निर्वाचन से संबंधित कोई भी मुद्दा, चाहे वो वार्डों के परिसीमन का है या वार्डों में सीटों के आवंटन का है या निर्वाचक नामावली का है, ये कोई भी मामला जो नगरीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित है, ये सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हो सकता है। क्लियर कट कंसेप्ट कर लो। सिविल न्यायालय में केवल निर्वाचन याचिका प्रस्तुत हो सकती है। तो निर्वाचन याचिका के अलावा, दोबारा गौर कर लो, निर्वाचन याचिका के अलावा नगरीय निकायों के निर्वाचन से संबंधित कोई भी मुद्दा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नहीं होगा। और यह बात कौन सी धारा में है? धारा 30 में। वार्डों के परिसीमन का मामला हो, चाहे निर्वाचन नामावली का मामला हो, आदि के किसी भी प्रश्न को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। कौन से न्यायालय में? सिविल न्यायालय में। सिविल न्यायालय की अधिकारता से बाहर हैं ये मामले, जो निर्वाचन से संबंधित मामले हैं। सिविल न्यायालय में केवल क्या प्रस्तुत की जा सकती है? निर्वाचन याचिका। इसके अलावा कोई भी मामला नहीं जाएगा। ठीक है। चुनाव से पहले कोर्ट में नहीं जा सकते, राज्य सरकार सुप्रीम है। चुनाव से पहले, समझ गए? चुनाव के बाद कोर्ट में जा सकते हैं। तो चुनाव के बाद क्या लगती है? निर्वाचन याचिका लगती है। ये लाइन मैं आपको बता रहा हूं कि निर्वाचन याचिका तो प्रस्तुत हो जाएगी सिविल न्यायालय में, जो चुनाव के बाद लगेगी। लेकिन चुनाव से पहले निर्वाचन से संबंधित किसी भी मामले पर अगर किसी भी व्यक्ति या उम्मीदवार को शिकायत है तो वो सिविल न्यायालय में नहीं पहुंचेगा। सिविल न्यायालय की अधिकारता उस मामले पर नहीं है। ठीक है भाई। अब इसको डिटेल से देखो आगे। ये तो चित्र था। निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय को वार्डों के परिसीमन, स्थानों का आवंटन, उन वार्डों में स्थानों का आवंटन, जैसे कौन सा जर्नल है, कौन सा एससी, कौन सा एसटी, कौन सा ओबीसी, निर्वाचन नामावलियों की तैयारी आदि के संबंध में कोई अधिकारता नहीं है। यह है क्वेश्चन का पॉइंट। निर्वाचन संबंधी मामलों में सिविल न्यायालय को कोई अधिकारता नहीं है। ठीक है। किसके अलावा? निर्वाचन याचिका के अलावा। दूसरा क्वेश्चन का पॉइंट यह है कि आप केवल निर्वाचन याचिका के मामले में तो सिविल न्यायालय में जा सकते हो, जो कि चुनाव के बाद होती है। लेकिन चुनाव से पहले अन्य किसी भी मामले में आप नहीं जा सकते सिविल न्यायालय में। ठीक है। आगे देखो, धारा 31। निर्वाचन याचिका किसी उम्मीदवार या निर्वाचक जिसे मत देने का अधिकार था, चाहे मत दिया हुआ हो या नहीं, उसके द्वारा नगरपालिका में अधिकारता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत होती है। इसको समझो, अभी डिटेल में पढ़ेंगे अपन। धारा 31 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका का प्रावधान है। पहले हेडिंग पकड़ो। और इसका मतलब क्या है वो समझो। पहला सवाल तो यही आएगा, निर्वाचन याचिका का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 31 में। दूसरा सवाल ये आएगा, धारा 31 में किसका प्रावधान है? रिवर्स करके निर्वाचन याचिका का। अब निर्वाचन याचिका होती क्या है ये समझो। चुनाव हुआ, चुनाव होने के 30 दिन के अंदर, मतलब 1 महीने के अंदर, चुनाव लड़ने वाला कोई भी उम्मीदवार या उस चुनाव का कोई भी मतदाता, चाहे उसने वोट डाला है या वोट नहीं डाला है, अगर उसको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति है, जीतने वाले उम्मीदवार से, हारने वाले उम्मीदवार से, खुद का फॉर्म रिजेक्ट होने से, दूसरे का गलत तरीके से फॉर्म सेलेक्ट होने से, किसी भी चीज की उसको कोई प्रॉब्लम है या शिकायत है, तो वह उस नगर पालिका में अपनी अधिकारता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत करेगा। किसके समक्ष प्रस्तुत करेगा? जिला न्यायाधीश के समक्ष। तो यहां सवाल 2 बन गए। निर्वाचन याचिका का प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 31 में। निर्वाचन याचिका किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी? जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। ठीक है। निर्वाचन याचिका कितने समय के अंतर्गत प्रस्तुत की जा सकती है? मतदान के 1 माह के अंतर्गत प्रस्तुत की जा सकती है। समझ गए? उस निर्वाचन याचिका के अंतर्गत जिला न्यायाधीश अपना निर्णय देगा। जिला न्यायाधीश क्या देगा? अपना निर्णय देगा। जिला न्यायाधीश के निर्णय से अगर वह व्यक्ति जिसने निर्वाचन याचिका प्रस्तुत की है वो असंतुष्ट है, तो जिला न्यायाधीश के निर्णय के 1 महीने के अंदर वह जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट में अपील कर सकता है। ठीक है। अब ये डिटेल आगे आ रही है। तो पहले तो निर्वाचन याचिका देखो धारा 31 में। निर्वाचन याचिका क्या चीज है? किसी उम्मीदवार या निर्वाचक
कौन प्रस्तुत कर सकते हैं? कोई उम्मीदवार भी प्रस्तुत कर सकता है या कोई निर्वाचक। निर्वाचक मतलब मतदाता, जिसे मत देने का अधिकार था, चाहे मत उसने दिया हो या नहीं, उसके द्वारा उस नगर पालिका में अधिकारता रखने वाले जिला न्यायाधीश के समक्ष। एक क्वेश्चन का पॉइंट ये आ गया, निर्वाचन याचिका किसके समक्ष प्रस्तुत की जाएगी? जिला न्यायाधीश के समक्ष। चुनाव की तारीख, चुनाव की तारीख से 1 माह के भीतर भीतर। दूसरा क्वेश्चन का पॉइंट ये आ गया, निर्वाचन याचिका कितने समय के अंतर्गत प्रस्तुत की जा सकती है? चुनाव की तारीख के 1 माह के अंदर अंदर प्रस्तुत की जा सकेगी। अब निर्वाचन याचिका किस आधारों पर लगाई जा सकती है? पहला पॉइंट, निर्वाचित उम्मीदवार निरर्रित था। निरर्रित मतलब डिस्क्वालीफाई था। निर्वाचित उम्मीदवार कि साहब ये व्यक्ति जो चुनाव जीता है ना, ये तो डिस्क्वालीफाई था, इसका फॉर्म गलत तरीके से भर लिया आप लोगों ने, उस बेस पे निर्वाचन याचिका लग सकती है। ठीक है। दूसरा, धारा 29 के तहत भ्रष्टाचरण का अगर दोषी था कोई व्यक्ति और वो चुनाव जीत गया है, धारा 29 के तहत भ्रष्टाचरण का दोषी। देखो अभी आपने पढ़ा है धारा 28 में निर्वाचन अपराध है, धारा 29 में भ्रष्टाचरण का प्रावधान है। अगर कोई व्यक्ति भ्रष्टाचरण का दोषी पाया जाता है तो उसको भी डिस्क्वालीफाई किया जाता है। तो अगर कोई व्यक्ति धारा 29 के तहत भ्रष्टाचरण का दोषी है तो उसके खिलाफ भी निर्वाचन याचिका आ जाएगी। नामांकन अनुचित तरीके से खारिज किया गया है, अगर किसी उम्मीदवार का नामांकन अनुचित तरीके से खारिज किया गया है कि साहब मेरा तो आपने नामांकन गलत तरीके से खारिज कर दिया, अगर तो मेरा नामांकन खारिज नहीं करते ना तो मैं तो मतलब जीत जाता, गलत तरीके से नामांकन खारिज किया है, तो नामांकन अगर अनुचित तरीके से खारिज किया गया तो निर्वाचन याचिका लग जाएगी। दूसरा, किसी नामांकन की अनुचित स्वीकृति, अगर किसी दूसरे उम्मीदवार की नामांकन की अनुचित स्वीकृति मिलती है, किसी के नामांकन की अनुचित स्वीकृति दे दी अधिकारियों ने जो नामांकन भरवा रहे हैं उन्होंने, तो दूसरे उम्मीदवार में से कोई सा क्या करेगा? उसके खिलाफ निर्वाचन याचिका लगाएगा। किसी मत को अनुचित रूप से ग्रहण या खारिज या शून्य, मत को ग्रहण कर सके, कहने का मतलब है कि अनुचित तरीके से अगर किसी मत को ग्रहण किया गया है, मतलब एक्सेप्ट किया गया है, स्वीकार किया गया है, या उसको खारिज किया गया है, या उसको शून्य घोषित किया गया है, अनुचित तरीके से अगर किसी को ऐसा लगता है तो इस आधार पर वो निर्वाचन याचिका लगा सकता है। उपबंधों का पालन नहीं किया जाना, मतलब राजस्थान नगर पालिका एक्ट 2009 के उपबंधों का पालन अगर चुनाव प्रक्रिया में नहीं हो रहा है, कहीं पे भी नहीं हो रहा है, किसी जगह पे नहीं हो रहा है और ऐसा लग रहा है किसी उम्मीदवार को या निर्वाचक को, तो वो निर्वाचन याचिका प्रस्तुत कर सकता है। अगला पॉइंट, विधिमान्य मतों का बहुमत प्राप्त। विधिमान्य मतों का बहुमत प्राप्त, इसका मतलब क्या है? विधिमान्य वैलिड मतों का बहुमत प्राप्त, किसी उम्मीदवार को ऐसा लगता है कि उसने वैलिड मतों का बहुमत प्राप्त कर लिया है लेकिन गलती से दूसरे उम्मीदवार को जिता दिया गया है, तो वो निर्वाचन याचिका लगा सकता है। ठीक है। अगला पॉइंट है, भ्रष्ट आचरण से मत प्राप्त नहीं किए गए होते तो उक्त उम्मीदवार जीत जाता। ये क्या चीज है? किसी उम्मीदवार को या किसी निर्वाचक को ऐसा लगता है कि यार अगर जीतने वाले उम्मीदवार ने भ्रष्ट आचरण का प्रयोग करते हुए वोट ज्यादा प्राप्त कर लिए हैं, अगर ये भ्रष्ट आचरण का प्रयोग करते हुए वोट ज्यादा नहीं प्राप्त करता तो सब फला दूसरा उम्मीदवार जीत जाता, अगर ऐसा लगता है तो फिर वो निर्वाचन याचिका लगा सकता है। तो देखो निर्वाचन याचिका कितने आधारों पर लगती है, कौन सी धारा के तहत लगती है, कितने समय के अंतर्गत लगती है, कौन लगा सकता है, किसके समक्ष लगती है, ये 7-8 प्रकार के सवाल धारा 31 के अंतर्गत निर्वाचन याचिका पे बनते हैं। तो ये आपको सारे याद करने हैं। एग्जामिनर पूछेगा निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्वाचन याचिका लग सकती है या नहीं लग सकती है। तो ये जितने भी फैक्ट आपने पढ़े हैं ये आपको याद होना चाहिए। अब देखो धारा 32 में क्या होता है, जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील। इसका मतलब क्या है? धारा 31 आपने पढ़ी अभी थोड़ी देर पहले, निर्वाचन याचिका वो किसके समक्ष लग रही थी? जिला न्यायाधीश के समक्ष लग रही थी। फिर उस निर्वाचन याचिका पर धारा 31 के अंतर्गत ही जिला न्यायाधीश ने कोई ना कोई आदेश दिया, उस आदेश के खिलाफ जो अपील है, वो आदेश के खिलाफ अपील, जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील कौन सी धारा में आती है? धारा 32 में। धारा 31 के तहत जिला न्यायाधीश के समक्ष निर्वाचन याचिका प्रस्तुत हुई,
उस निर्वाचन याचिका में जिला न्यायाधीश ने अपना आदेश दिया, ये सब धारा 31 में चल रहा है। उस जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध जो अपील हो रही है वो उच्च न्यायालय में हो रही है, और ये किस धारा के तहत हो रही है? धारा 32 के तहत हो रही है। ठीक है भाई, तो इसमें क्या होगा? जिला न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील कहां पर होगी भाई? उच्च न्यायालय में होगी। समय क्या है? आदेश के 30 दिन के भीतर। मतलब जिला न्यायाधीश जो आदेश देगा ना, उसके 30 दिन के भीतर। अब 30 दिन को हम 1 माह कह सकते हैं। एग्जामिनर ये सवाल भी पूछ सकता है, किसी निर्वाचन याचिका पर जिला न्यायाधीश के निर्णय के कितने समय के अंदर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है? 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह। तो क्या उत्तर आ जाएगा? 1 माह कह लो चाहे 30 दिन कह लो। अगर विशेष या पर्याप्त कारण है तो 30 दिवस के बाद भी अपील प्रस्तुत की जा सकती है। मान लो उच्च न्यायालय को यह लगा कि भाई वास्तव में पर्याप्त कारण था या कोई विशेष कारण था जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो लगा रहे निर्वाचन याचिका के विरुद्ध अपील उच्च न्यायालय में, इस कारण से इनको 30 दिन से ज्यादा का समय हो गया। अगर उच्च न्यायालय को लगता है कि वो वाजिब कारण है, विशेष कारण है, पर्याप्त कारण है, तो वो 1 माह के बाद भी जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील को स्वीकार कर सकता है। ठीक है भाई, अब आगे देखो। यदि अपील ऐसे आदेश के विरुद्ध है जिसमें सभी या किसी भी निर्वाचित उम्मीदवार के निर्वाचन को शून्य घोषित किया हो, तो ऐसे आदेश पर उच्च न्यायालय पर्याप्त कारण दर्शाए जाने पर रोक लगा सकता है। इसका मतलब क्या है वो समझो। किसी व्यक्ति के या सभी उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया है जिला न्यायाधीश ने। अब जिला न्यायाधीश ने अगर कुछ लोगों के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया या सभी के निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया, ये निर्णय जिला न्यायाधीश ने दे दिया। इस निर्णय के विरुद्ध जो लोगों का निर्वाचन शून्य हो गया था वो लोग कहां अपील करेंगे? उच्च न्यायालय में। तो उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? जिला न्यायाधीश ने जो उनके निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया था ना, उस जिला न्यायाधीश के निर्णय पर स्टे या रोक लगा सकता है उच्च न्यायालय। ठीक है, ये तो था चित्र, अब ये डिटेल है, वो देखो। अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। किस में की जा सकती है? जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील कहां की जा सकती है भाई? उच्च न्यायालय में। निर्वाचन याचिका के आदेश, मतलब निर्वाचन याचिका पर आदेश कौन दे रहा है? जिला न्यायाधीश दे रहा है। उसकी तारीख से 30 दिन के भीतर भीतर अपील की जाएगी। निर्वाचन याचिका के आदेश, निर्वाचन याचिका पर आदेश कौन दे रहा है? जिला न्यायाधीश दे रहा है। उसके निर्णय के, उसके आदेश के 30 दिन के भीतर भीतर अपील की जाएगी। ये तो नॉर्मल काम है राजी खुशी का, लेकिन अगर कोई विशेष कारण है, पर्याप्त कारण है, तो 30 दिन के बाद भी उच्च न्यायालय उक्त आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकता है, मतलब स्टे दे सकता है। कौन से आदेश के प्रवर्तन पर? जो जिला न्यायाधीश ने आदेश दिया था ना कि इनका निर्वाचन रद्द किया जाता है, उस आदेश पर उच्च न्यायालय रोक लगा सकता है, स्टे लगा सकता है। सभी या किन्हीं निर्वाचित उम्मीदवारों के निर्वाचन के शून्य घोषित कर सकेगा। मतलब उच्च न्यायालय 2 काम कर सकता है, या तो जिला न्यायाधीश ने जो अपना निर्णय दिया है कि भाई इनका निर्वाचन रद्द किया जाता है, उस पर स्टे लगा सकता है, या उनके निर्वाचन को शून्य भी घोषित कर सकता है। मतलब सुप्रीम पावर उच्च न्यायालय है। उच्च न्यायालय चाहे तो 30 दिवस के बाद भी, ये पॉइंट की बात है, बाद भी अपील धारण कर सकता है। मतलब जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील कहां होगी? उच्च न्यायालय में होगी। उसके आदेश के 30 दिवस के अंतर्गत होगी। लेकिन अगर उच्च न्यायालय चाहे और पर्याप्त कारण है या विशेष कारण है तो 30 दिन के बाद भी उस अपील को स्वीकार कर सकता है। और जिला न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध अपील का प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 32 में। उच्च न्यायालय अपील को यथाशीघ्र या 3 माह, यथाशीघ्र या 3 माह में निपटाने का प्रयास करेगा। समय का विशेष ध्यान रखें, दोबारा गौर करें। जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील जब उच्च न्यायालय में जाएगी तो धारा 32 के तहत जाएगी। उस पर उच्च न्यायालय कितने दिन में निर्णय लेगा? यथाशीघ्र या 3 माह। ये की पॉइंट है, इसको पकड़ना। यथाशीघ्र या 3 माह में निपटाने का प्रयास करेगा। तो वापस गौर करें, निर्वाचन याचिका धारा 31 में है,
निर्वाचन के 1 माह के अंदर प्रस्तुत की जाएगी। कहाँ प्रस्तुत की जाएगी? जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। जिला न्यायाधीश उस पर 1 माह के अंतर्गत अपना निर्णय लेंगे। जिला न्यायाधीश ने अपना आदेश दिया, उस आदेश के विरुद्ध अपील कहाँ होगी? उस आदेश के विरुद्ध अपील जाएगी आपके उच्च न्यायालय में। अपील 1 माह के अंतर्गत जाएगी, और अगर विशेष कारण है तो 1 माह के बाद भी उच्च न्यायालय ले सकता है। उच्च न्यायालय उस पर निर्णय कितने दिन में देगा? उच्च न्यायालय उस पर अपना निर्णय देगा यथाशीघ्र या 3 माह के अंदर। धारा 33, समस्त उम्मीदवारों का निर्वाचन अपास्त या शून्य होने की दशा में प्रक्रिया, मतलब सारे उम्मीदवारों का निर्वाचन शून्य हो गया तो फिर क्या होगा? धारा 31 या 32 के अधीन। अब देखो 31 में, धारा 31 में तो निर्वाचन याचिका प्रस्तुत हुई थी, किसके समक्ष प्रस्तुत हुई थी? जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत हुई थी। तो उसमें जिला न्यायाधीश क्या कर सकता है? उम्मीदवारों के निर्वाचन को शून्य घोषित कर सकता है। अब वो उम्मीदवार चाहे तो अपने निर्वाचन को वहीं शून्य मान के नॉर्मल हो सकते हैं, वो नगरपालिका विघटित हो जाएगी। या क्या होगा? वो उस जिला न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ करेंगे? उस निर्णय के विरुद्ध अपील वो उच्च न्यायालय में करेंगे। कौन सी धारा के तहत करेंगे? 32 के तहत करेंगे। उसके अधीन भी मान लो ये निर्णय आ जाए कि भाई साहब सारे उम्मीदवारों का जो निर्वाचन है, या 2/3 से अधिक उम्मीदवार या सारे उम्मीदवारों का निर्वाचन क्या हो गया है? अपास्त या शून्य हो गया है, तो फिर क्या होगा? धारा 31 या धारा 32 के अधीन यदि किसी नगर पालिका के सभी सदस्यों का या 2/3 से अधिक सदस्यों का, सभी सदस्य या 2/3 से अधिक सदस्यों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाए तो कौन? राज्य सरकार नगर पालिका को विघटित कर सकेगी। ये क्वेश्चन का पॉइंट है। देखो एक चीज जरूर ध्यान रख लेना, निर्वाचन याचिका लग रही है, चाहे निर्वाचन याचिका के विरुद्ध हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय में अपील जा रही है, और दोनों ही स्थितियों में अगर 2/3 से अधिक लोगों का या सभी लोगों का निर्वाचन शून्य घोषित कर दिया जाता है, चाहे जिला न्यायाधीश करे चाहे उच्च न्यायालय करे, इसके बाद उस नगर पालिका को विघटित करने का आदेश राज्य सरकार जारी करेगी। जिला न्यायाधीश नहीं करेगा और उच्च न्यायालय भी नहीं करेगा। अब यहीं पे सवाल टिकेगा, अगर किसी नगरीय निकाय के 2/3 से अधिक उम्मीदवारों का या सभी उम्मीदवारों का निर्वाचन धारा 31 या धारा 32 के तहत शून्य घोषित कर दिया जाता है, तो उस नगर पालिका को विघटित करने का आदेश कौन जारी करेगा? ऑप्शन सुन लो, जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय, राज्य निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार। तो आंसर आएगा राज्य सरकार। तो बस यही समझने का विषय है, ठीक है भाई। और यह बात नगर पालिका को धारा 31 से 32 के तहत निर्वाचन शून्य घोषित होने की स्थिति में नगर पालिका के विघटन का आदेश राज्य सरकार किस धारा के तहत जारी करती है? धारा 33 के तहत जारी करती है। धारा 34, आदेशों और निर्णयों या विनिश्चयों की अंतिमता। इसका मतलब क्या है? जिला न्यायाधीश ने अगर कोई निर्णय दिया है और उस निर्णय के विरुद्ध अपील अगर उच्च न्यायालय में नहीं हो रही है, तो जिला न्यायाधीश के द्वारा दिया गया निर्णय अंतिम होगा। और अगर जिला न्यायाधीश के द्वारा दिए गए निर्णय के विरुद्ध अपील अगर उच्च न्यायालय में हो रही है और वहां उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है, तो फिर उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। दोनों ही स्थितियों में, चाहे जिला न्यायाधीश हो, बिना अपील की स्थिति में तो जिला न्यायाधीश का, और अपील करने के बाद उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। और इनके आदेशों की या इनके विनिश्चयों की जो अंतिमता है, मतलब इनके आदेश अंतिम होंगे, यह प्रावधान धारा 34 में है। जिला न्यायाधीश का निर्णय कब? यदि अपील ना की गई हो, और अगर अपील कर दी गई है तो अपील का उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। जिला न्यायाधीश का निर्णय भी अंतिम होगा। कब तक अंतिम होगा? यदि अपील ना की गई है उच्च न्यायालय में, और यदि उच्च न्यायालय में अपील कर दी गई है तो फिर किसका निर्णय अंतिम होगा? उच्च न्यायालय का निर्णय अंतिम होगा। तो ये निर्णयों या विनिश्चयों की अंतिमता है, और निर्णयों या विनिश्चयों की अंतिमता का प्रावधान कौन सी धारा में? धारा 34 में। यह धारा 35 है, मिसप्रिंट हो गया लिखने में। अब ये धारा 35 क्या कहती है? निरर्हताएं या डिस्क्वालिफिकेशंस। सदस्यता के लिए निरर्हताएं, कहने का मतलब यह है कि नगरीय निकायों की सदस्यता से संबंधित निरर्हता या डिस्क्वालिफिकेशंस का प्रावधान कौन सी धारा में है? धारा 35 में। पहला सवाल तो यही गया। दूसरा सवाल यह गया कि धारा 35 में क्या है? नगरीय निकायों के सदस्यों की निरर्हता या डिस्क्वालिफिकेशंस का प्रावधान। अब ये क्या चीज है?
धारा 28 में वर्णित निर्वाचन संबंधी अपराध। धारा 28 में निर्वाचन अपराधों का प्रावधान है, अभी आपने पढ़ा है। अगर कोई नगरीय निकाय का सदस्य निर्वाचन संबंधी अपराध का दोषी पाया जाता है या निर्वाचन अपराध का दोषी पाया जाता है तो वह निरर्रित हो जाएगा, धारा 35 के तहत निरर्रित हो जाएगा। तो निर्वाचन संबंधी अपराध से होने वाली निरर्रता का प्रावधान कौन सी धारा में? 28 में। और धारा 29 के कारण कौन सी निरर्रता आती है? भ्रष्टाचरण के कारण। धारा 29 में भ्रष्ट आचरण से होने वाली निरर्रता का प्रावधान है। धारा 35 में केवल एक ही पॉइंट है, निरर्रता, डिस्क्वालिफिकेशंस। अब निरर्रता धारा 28 में तो होती है निर्वाचन अपराध के कारण और धारा 29 में होती है भ्रष्टाचरण के कारण। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि निर्वाचन अपराध से संबंधित निरर्रता का प्रावधान कौन सी धारा में है तो उत्तर होगा धारा 28। अगर एग्जामिनर ये पूछे कि भ्रष्ट आचरण के कारण उत्पन्न होने वाली निरर्रता या डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान कौन सी धारा में है तो उत्तर होगा धारा 29। और अगर किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं करके एग्जामिनर सिर्फ ये पूछे नगरीय निकायों के सदस्यों की निरर्रता या डिस्क्वालिफिकेशन का प्रावधान कौन सी धारा में है तो उत्तर होगा 35। इतना तार तार और अंतर करते हुए पढ़ना है, इतना बिल्कुल क्लियर और डिस्टिंक्ट होना चाहिए आपकी नॉलेज, कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये हाई वोल्टेज एग्जाम है और यहाँ जो फैसला होगा ना 4-5 सवाल के अंतर में होगा। गलत करने की इजाजत नहीं है और खासकर उस सवाल को गलत करने की इजाजत तो बिल्कुल नहीं है जो आपका पढ़ा हुआ है। ठीक है जी। निरर्रता की कालावधि सिद्ध दोष ठहराए जाने की तारीख से 6 वर्ष तक होगी, ये ध्यान रख लेना। अगर धारा 35 के तहत किसी नगरीय निकाय के सदस्य को निरर्रित या डिस्क्वालिफाइड घोषित किया जाता है तो कितने समय तक वो डिस्क्वालीफाई रहेगा? जिस दिन उस पर दोष सिद्ध होगा ना उससे 6 साल तक, दोष सिद्ध होने के 6 वर्ष तक वो डिस्क्वालीफाई होगा। ठीक है। धारा 36 निरर्रता का हटाया जाना या उसकी कालावधि में कमी करना। अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो गया तो उसकी जो डिस्क्वालिफिकेशन या निरर्रता है वो 6 साल तक के लिए रहेगी। उस निरर्रता का हटाया जाना या उसकी निरर्रता की कालावधि को कम करना तो कौन करेगा कम? वो देखो, राज्य निर्वाचन आयोग। धारा 35 की निरर्रता जो कि धारा 28 में वर्णित है, मतलब 28 धारा 28 के अंतर्गत जो निरर्रता व्यक्ति में आई है, तो धारा 28 में क्या थी भाई? निर्वाचन अपराध। निर्वाचन अपराध के कारण अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई या निरर्रित किया जाता है, धारा 28 में निर्वाचन अपराध का प्रावधान है, उस निर्वाचन अपराध के कारण अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हुआ है तो राज्य निर्वाचन आयोग उसकी निरर्रता की अवधि को हटा सकता है तथा निरर्रता की अवधि को कम भी कर सकता है। ये पॉइंट। अगर कोई व्यक्ति डिस्क्वालीफाई हो गया, निरर्रित हो गया और कितने समय के लिए निरर्रित हुआ है, मान लो 5 वर्ष के लिए किया है, 6 वर्ष के लिए किया है, तो उसकी 6 वर्ष की अवधि को कम करना या बिल्कुल समाप्त कर देना किसके हाथ में? राज्य निर्वाचन आयोग के हाथ में, बशर्ते ये निरर्रता धारा 28 के तहत निर्वाचन अपराध के तहत हुई हो। बहुत क्लियर और डिस्टिंक्ट पढ़ना है आपको। ठीक है भाई। तो ये हमारी आज की क्लास थी जो कि धारा 28 से लेकर धारा 36 तक थी, अध्याय 2 के अंतर्गत। अब इस अध्याय 2 में एक क्लास और आएगी, धारा 37 से धारा 50 तक, और फिर यह अध्याय 2 आपका कंप्लीट हो जाएगा। जितने प्रकार के सवाल बन सकते हैं, जितने प्रकार के सवाल अधिक से अधिक बनाए जा सकते हैं, जिस तरीके से पढ़ना होता है वो सब मैंने आपको बताया। तो अब आप समझ गए होंगे कि इस टॉपिक को पार्ट बी है, इसको पढ़ने में कंटेंट और कंसेप्ट दोनों बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। समझ भी उतनी ही जरूरी है और याद करना, मतलब रटना, सरल भाषा में बोलूं तो वो भी उतना ही जरूरी है। दोनों का कॉम्बिनेशन निकल के आता है इस टॉपिक पर। तो ऐसे ही ऐसे पढ़ें बढ़िया तरीके से और परीक्षा अपनी पास करें। ओके, थैंक यू।